हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स को हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, इसलिए आज का न्यूट्रिएंट होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें जानना होगा, देखिए जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे शरीर को चलने के लिए भी भोजन की ज़रूरत है। F फॉर फूड, F फॉर फ्यूल, यानी कि हमारी बॉडी कब चलेगी? जब हम फूड खाएंगे। ठीक है, फूड में ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को उसकी इतनी ज़रूरत होती है? तो देखिए, देयर आर सम कंपोनेंट्स जो कि फूड में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। अगर उन कंपोनेंट्स की बात करें तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और कह सकते हैं फाइबर या फिर रफेज। ठीक है, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि हमारे फूड में, हमारे भोजन में मौजूद होते हैं। ध्यान रखेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? ये सभी न्यूट्रिएंट्स जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं, अगर किसी डाइट में वो रिक्वायर्ड अमाउंट में अवेलेबल हैं तो वो बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए स्टेप टू स्टेप इसे समझेंगे। हर लाइन में एक क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी कि यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक यौगिक होते हैं। यौगिक क्या होता है? जो दो से जुड़कर एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इट हैज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एक बार एग्जाम में पूछा कि कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और कार्बन का क्या अनुपात है, तो आप बताएंगे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात यानी कि रेशो क्या है? 1:1। और अगर वो पूछे कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात है, तो आप बताएंगे 1:2। और अगर पूछ ले हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है, तो आप बताएंगे 2:1। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अनुपात बताना आना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मौजूद होता है, तो आप बताएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और किस अनुपात में? तो 1:2:1। राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो आप बताएंगे कि प्लांट्स यानी कि पौधे प्राथमिक स्रोत होते हैं जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है हम खा रहे हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, इनका क्या काम है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, उसका मेन काम है ऊर्जा प्रदान करना। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए विटामिन्स की बात करते हैं तो वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक हैं। इस प्रकार से सभी न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग रोल हैं जो हमें पर्टिकुलर उन्हें पढ़ते वक्त खास तौर पे ध्यान रखना है, जिससे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे पाएं। दूसरा देखिए, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन सी। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन सी के निर्माण में कौन सा भोजन अवयव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट, तो वहां आपको आंसर देना होगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन सी के निर्माण में कौन सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या है? पौधे। कार्बोहाइड्रेट किन चीज से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में? 1:2:1। राइट। दूसरा देखेंगे, these are the main components of RNA and DNA। अब देखिए, न्यूक्लिक अम्ल की बात हो रही है, RNA और DNA की फॉर्मेशन में भी किसकी सहायता होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की होगी। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं,
अगर किसी के शरीर में, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, मान लीजिए हम कोई फूड आइटम खा रहे हैं और इस प्रकार का फूड खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एब्सेंस है, यानी कि दैट फूड लैक्स कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसे में हमारी बॉडी एनर्जी कैसे लेगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का काम कौन करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे में इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आवर बॉडी यूजेस द प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन खाया है आपने तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को उसमें कन्वर्ट करेगा। बट यस ऑफ कोर्स इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको जो एनर्जी चाहिए, ये कैसे भी करके उसे फुलफिल करेगा। सो डू रिमेंबर, सभी न्यूट्रिएंट्स का खाना बहुत जरूरी है, स्पेशली उस मात्रा में, उस रिक्वायर्ड अमाउंट में जो हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड है। हर पर्टिकुलर एज में, हर पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन ये अमाउंट वेरी करता है, इसलिए ऑन एन एवरेज कोई भी अमाउंट दिया हो तो फिर भी उसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, राइट। अब जहां भी आप कोई भी वर्ड पढ़ेंगे, हर वर्ड से क्वेश्चन बनाइए। एनर्जी की बात आते ही हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एसआई यूनिट क्या है, यानी कि उसका एसआई मात्रक क्या है। हो सकता है पूछ ले कि सीजीएस मात्रक बताइए, तो बच्चों को कई बार ये भी क्लियर नहीं होता, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा है, एसआई यूनिट की बात कर रहा है, तो एसआई यूनिट है उसका जूल, यानी कि उसे हम जूल में मापते हैं। और अगर मान लीजिए कंजम्पशन के आधार पर पूछ रहा है तो सीजीएस यूनिट पूछ रहा है, तो आंसर होगा कैलोरी। एनर्जी को मापने के लिए एसआई यूनिट जूल होता है और एनर्जी को मापने के लिए सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। अब एग्जामिनर यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है, देखिए, हो सकता है आपसे पूछे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से हमें कितना जूल ऊर्जा मिलेगी। यदि जूल में माप रहे हैं तो कितना जूल ऊर्जा मिलेगी, तो आप बताएंगे कि 17 किलो जूल ऊर्जा हमें मिलेगी। और यदि मान लीजिए वो पूछ ले कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से हमें कितना कैलोरीज मिलेगा, तो यू हैव टू आंसर दैट इज 4.2 किलो कैलोरीज, राइट। तो आपको कैलोरीज में आंसर देना है तो आप 4.2 देंगे, अगर आपसे जूल में पूछा जाए तो आप 17 देंगे। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर कभी ए और बी दोनों ऑप्शन में ये दे देता है तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि वो जैसे पूछेगा आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एनर्जी चाहिए, इस टाइम हमारी बॉडी को अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम ऐसा क्या खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो आप याद रखेंगे जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए जितना भी अनाज होता है, सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल टर्म्स में याद रखने के लिए मैंने आपको 2 ही शब्द बताए, मैंने आपको हर चीज का नाम याद करने को, रटने को नहीं कहा। मैंने सिंपल आपको बताया कि जितनी भी मीठी चीजें हैं और जितना भी अनाज है सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल पर्टिकुलर जानना चाहेंगे तो एग्जाम्पल जैसे व्हीट है, राइस है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का या गुड़ की बात कीजिए, शहद या फिर शुगर केन, गन्ने की बात कीजिए, तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए सिंपल टर्म्स में मैंने आपको याद रखाया कि ग्रेन्स यानी कि अनाज और मीठी चीजों में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, तो आपको याद देना है कि तत्काल ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज को कहा जाता है। तत्काल ऊर्जा, यदि आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं, कभी आप थक कर आए तो क्या घोल कर पी लेते हैं, ग्लूकोज। खिलाड़ी खेल कर थक गया है और जब वो रेस्ट के लिए जा रहा है तो उसको क्या पिलाया जाएगा, ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है तो आप आंसर देंगे कि ग्लूकोज होता है, राइट। C6H12O6 हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा था, तो हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। एक बार CGL में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हेक्सोस शुगर किसे कहते हैं। अब देखिए, हेक्सोस शुगर किसे कहते हैं, बच्चे वहां पे एकदम कंफ्यूज हो गए। जिन बच्चों को साइंस बैकग्राउंड से है वो इजीली आंसर दे पाते हैं, लेकिन जनरल कंपटीशन में बैठने वाला बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, ठीक है। तो
तो याद रखें, ऐसे में जब हमें आंसर नहीं आता तो हम अपना दिमाग कैसे चलाएं। हेक्सो वर्ड लिखा है, हेक्सा वर्ड लिखा है, हेक्सा का मतलब होता है 6, और आपने यहाँ देखा कि C6 हेक्सा, तो यानी कि C6H12O6 क्या होता है, हेक्सा वर्ड किससे रिलेट कर लेंगे, ग्लूकोज से, और उसका आंसर क्या था, ग्लूकोज उसका आंसर था। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं जिससे हमें हर चीज़ पता हो, हम इजी से डिफ़िकल्ट लेवल तक भी, आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिन पे दिन मुश्किल होते चले जा रहे हैं, कंपटीशन डे बाय डे आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ें, पिन टू प्लेन पढ़िए, अच्छे से समझिए, आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का यूजुअली होता है। कौन कौन सा, जरा देखिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये होता क्या है, साइंस के बच्चे फिर भी बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी सभी बहुत इजीली इसे समझ सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हर कोई इसे जान सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और ऑप्शन दे दे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, तो अब आप इजीली आंसर देंगे मोनोसैकेराइड कैसा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे है, क्योंकि मोनो वर्ड लिखा है, और मोनो का मतलब होता है एक, राइट। कभी आप मेरी इंग्लिश की वीडियोस देखेंगे तो इंग्लिश की वीडियोस में मैंने जहां रूट वर्ड्स पढ़ाए हैं, एटिमोलॉजी पढ़ाया है, तो मैं अक्सर बताती हूँ कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक, डाई का या बाय का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा कोई चीज होगी, मैनी अगर होगी तो क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉली। तो यही चीजें हैं जो आपको कोई भी ज्ञान आप उसे जनरलाइज कर सकते हैं और इजीली जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कहा मोनोसैकेराइड जहां पे ग्लूकोज के कितने अणु हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और उसके कितने अणु हैं, एक सिंगल अणु है, इसीलिए हमने उसे क्या कह दिया, मोनोसैकेराइड कह दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज मैंने कहा कि अगर आपसे पूछ ले कि हेक्सोज शुगर किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का या फिर पॉलीसैकेराइड का, तो आप आंसर देंगे कि ये मोनोसैकेराइड का आंसर है। अगर हो सकता है आपसे पूछ ले पेंटोज या ट्रायोज शुगर किसमें आता है, तो वो भी आपको सिर्फ एक नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। जनरल कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। और उसके उदाहरण क्या हैं, ये उसके उदाहरण हैं, दैट इज ट्रायोज, हेक्सोज एंड पेंटोज। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ लिखा है डाइसैकेराइड्स, 2 एटम्स। अब देखिए जहां पे भी कभी डाई वर्ड लिखा होगा तो डाई का मतलब होता है 2 एटम्स से मिलकर जब मोनोसैकेराइड के 2 एटम्स से मिला है तो वो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा। अब यहाँ पे जानना जरूरी है क्या ये वाटर सॉल्युबल होता है या नहीं होता है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया है हमने, दिस इज बायवोस। बाय का मतलब क्या होता है, 2 एटम्स से मिलकर बना है, मोनोसैकेराइड के 2 एटम्स से मिलकर बना है। दूसरा इट इज वाटर सॉल्युबल, ये जल में घुलनशील है। खास तौर पे इसके एग्जाम्पल्स की जब बात करते हैं तो आप जान लीजिए इसके आंसर हैं सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज। अब थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा दें एग्जाम का, टीजीटी एग्जाम में पूछ लें या आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लें, एसएससी में पूछ लें, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाकर क्या बनता है, ऑप्शन सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज, तो आप आंसर देंगे सुक्रोज बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज के अणु जोड़े जाएं तो किसका निर्माण होगा, आप बताएंगे माल्टोज का होगा। और अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज अगर मिलाया जाए तो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे लैक्टोज बनेगा। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहें तो लिख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक मीठा किसमें होता है। तो देखिए याद करने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ। हम अक्सर फ्रूट्स खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स कैसे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। तो याद रखेंगे कि सबसे अधिक मीठा किसमें होता है, फ्रुक्टोस में होता है। किसमें होता है, फ्रुक्टोस में होता है। ये एक तरह का मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोस में होता है। लेकिन अगर पूछे सबसे कम मीठा किसमें होता है, तो कभी भी दूध ज़्यादा मीठा नहीं पीना चाहिए, ये ट्रिक ले लीजिए। और हम दूध जब वर्ड यूज़ करते हैं तो दूध के लिए हमेशा एक रूट वर्ड यूज़ किया जाता है, लैक्टो, ठीक है। तो लैक्टोस में सबसे कम मात्रा में मीठा होता है, आपको बस यही याद रखना है। क्या याद रखा,
कि डायसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से जुड़कर बना है। कैसा है, वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील है। उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सबसे कम मीठा किसमें होता है, लैक्टोज में। सबसे ज्यादा मीठे क्या, फ्रूट्स, और फ्रूट से वर्ड क्या बना, फ्रुक्टोज। अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से जोड़े तो क्या बनेगा, किसका निर्माण होगा, आप आंसर देंगे सुक्रोज का। अगर मान लीजिए कहे कि ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, आप आंसर देंगे माल्टोज। और कहे कि ग्लूकोज के अणु यदि लैक्टोज से जोड़े जाएं तो क्या बनेगा, तो आप आंसर देंगे लैक्टोज। अब इस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद हम अपने अगले उस पे चलते हैं, टाइप पे चलते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि मैनी एटम्स ऑफ मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड के बहुत सारे एटम्स जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। ठीक है, अब मैंने कहा इसके लिए जानना जरूरी है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि जल में अघुलनशील है। इसका मतलब अगर मान लीजिए हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कौन सी प्रक्रिया, हाइड्रोजनीकरण करेंगे, यानी कि हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक तरह का, बताइए मोनोसैकेराइड है, डायसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, तो यस आप आंसर देंगे मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। मैंने हेक्सोज वर्ड लिखा था, वो किसके लिए यूज करेंगे, ग्लूकोज के लिए करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉलीसैकेराइड को किस प्रक्रिया से निकालेंगे, तो आप आंसर देंगे हाइड्रोजनीकरण होगा उसका, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया होगी। ठीक है, दूसरा इसके जो उदाहरण हैं उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का। सेलुलोज की बात करें तो ये भी क्या है, उसका एक उदाहरण है। स्टार्च जिसे हम हिंदी में मांड कहते हैं, और काइटिन। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो वहां आपको आंसर देना है सेलुलोज की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए हर वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। जब भी आप स्टडी करते हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें जितने भी क्वेश्चंस मैंने कहा आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर आपको इन वीडियोस से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स आपको वहां पे प्रोवाइड कराऊंगी। इज दैट क्लियर? तो फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे जरूर पूछिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, एड्रेस है, आप बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी कोचिंग कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आई विश कि आपको बहुत अच्छे से जो आपकी मनचाही जॉब है वो मिल जाए। देखिए यहाँ तक आज हमने पढ़ा, आज के लिए इतना काफ़ी था जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पिन टू प्लेन जाना। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। हैव अ नाइस डे।